हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड ग्रुप सी, उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, इन सभी के लिए जब आप तैयारी कर रहे हैं, जिनके एग्जाम होने वाले हैं, उसके लिए लेकर के आए हैं हम प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है। उत्तराखंड का जो पाठशाला ऋषिकेश ग्रुप सी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसमें ये प्रैक्टिस सेट मिलता है आपको बिल्कुल फ्री। उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स के लिए, विशेषकर पुलिस और पटवारी के लिए, इस प्रैक्टिस सेट को करके आप ऐसे 100 क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं जो लगभग एग्जाम्स में आएंगे। प्रीवियस ईयर बेस्ड और करंट अफेयर से रिलेटेड ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया स्पेशली आपसे। तो पाठशाला के साथ जुड़िए और अपनी उत्तराखंड एग्जाम और उत्तराखंड में सरकारी नौकरी का सपना पूरा कीजिए। आप हमारे ऑफलाइन बैचेस से भी जुड़ सकते हैं ताकि आपकी तैयारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके। तो हम इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन है पूरे, और ये उसी फॉर्मेट में है जिस फॉर्मेट में होता है आपका एग्जाम। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण। आप देख रहे हैं पाठशाला ऋषिकेश। आज है सैटरडे यानी प्रैक्टिस सेट का दिन और आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 19 के बारे में, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के जो स्पेशली उत्तराखंड पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ आप लोगों के लिए जानकारी की पाठशाला ऋषिकेश में ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं उत्तराखंड पुलिस की तैयारी के लिए, तो आप उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथिया, परशुराम की प्रतीक्षा। मतलब आपको बताने की किसके लिए मिला था, तो ये मिला था इन्हें उर्वशी। इनकी रचना है 1972 में। कब? 1972 में इनकी रचना के लिए इन्हें मिला था। रामधारी सिंह दिनकर बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है। रश्मिरथी इनकी पूरी एक रचना है जिनमें इन्हें महाभारत को पूरा काव्य रूप में दिखाया है। ठीक है। किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया कहलाता है। न्यूज पैग, आप एड, पीठ पत्रकारिता या पेज 3 पत्रकारिता। ठीक है, तो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका ऑप्शन ए, न्यूज पैग। ठीक है। बात करेंगे हम पीठ पत्रकारिता की, तो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे ही, जब किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर ही पत्रकारिता होती है तो वो कहते हैं पीठ पत्रकारिता। और पेज 3 पत्रकारिता होती है सेलिब्रिटी से रिलेटेड। ठीक है, और ये मोस्टली अखबार के तीसरे पेज पे छपती है, इसीलिए से पेज 3 पत्रकारिता कहा जाता है। अब चला जाए यह वाक्य है कैसा है? भाववाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अब चला जाए वाक्य आपका होगा ऑप्शन ए, भाववाच्य। ठीक है, भाववाच्य, क्योंकि इसमें भावना की प्रधानता है। अब चला जाए अपने मन के भाव को वो बता रहे हैं। ठीक है। औलाद किस भाषा का शब्द है? औलाद किस भाषा का शब्द है? हिंदी, अरबी, पुर्तगाली या तुर्की? तो औलाद शब्द है आपका ऑप्शन बी, अरबी का। ठीक है ना। अरबी शब्द के लिए मैं आपको बहुत पहले भी एक ट्रिक बता चुका हूँ। कौन सी? मतलब एक कविता है छोटी सी। अजब अदा आदत आदमी की, कुर्सी में कलम किताब, खबर कातिल औरत की, आखिर गैर गरीब औलाद, अल्लाह एहसान लियाकत की, दुनिया शराब जुलूस में, नतीजा किस्मत की कीमत का, जिक्र तमाम अदालत में, अक्ल आखिर तकदीर में, हिम्मत हौसला जिस्म मुकदमा, फैसला मुश्किल हलवाई का। ये सभी के शब्द जो इसमें आए, ये क्या है? अरबी शब्द है। तुर्की भी आप करते कुली बहादुर तुर्क बेगम की, कैंची चम्मच तोप तोपची की, ताश काबू बीवी खच्चर की, लाश सुराग दरोगा गनीमत की। ठीक है। पुर्तगाली भी है, गोभी, अनानास, खिड़की, दरवाजा, ये सब क्या है? पुर्तगाली शब्द है। निम्न में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? ठीक है, कुंवर नारायण, महादेवी वर्मा या फिर माखनलाल चतुर्वेदी और सुमित्रा नंदन पंत। तो ऑप्शन देखिए, सुमित्रा नंदन को तो मिला है किसके लिए? कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद। ठीक है, 1968 में मिला है। ठीक है। महादेवी वर्मा को मिला है यामा के लिए। कुंवर नारायण को भी मिला है शायद से 1982 में। 1982 नहीं, कुंवर नारायण को मिला है 2003 या 5 में मिला है कुंवर नारायण को। ठीक है। तो माखनलाल चतुर्वेदी को नहीं मिला है, लेकिन अब देखिए, भले ज्ञानपीठ नहीं मिला लेकिन सबसे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को ही मिला था। ठीक है। कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है? धन्यवाद देना, पहेली का समाधान, जल की मात्रा, मिलने की बेचैनी। तो कौन सा है? तो ऑप्शन सी, जल की मात्रा क्रियापद के साथ। ठीक है। मतलब अभी ये समझाना थोड़ा सा
डिफिकल्ट हो जाएगा। जल की मात्रा सबसे सही होगा क्रियापद के अनुसार, ठीक है। निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है? तो महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है आपके ऑप्शन बी राहुल सांकृत्यायन को, ठीक है ना। महापंडित, इनका अगर मूल नाम देखें, इनका मूल नाम है केदार पांडे। केदार पांडे मूल नाम है किसका? राहुल सांकृत्यायन का। इनका यात्रा वृत्तांत है मेरी जीवन यात्रा, मेरी जीवन यात्रा, ठीक है। एक यात्रा मतलब यात्रा बहुत ज्यादा करते थे राहुल सांकृत्यायन। वह खंबा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, प्रत्येक बोधक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण या निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो कौन सा है? तो ये है आपका ऑप्शन डी, निश्चय की खंबा गिर जाएगा, लेकिन आपने वह का प्रयोग हो यानी सार्वनामिक टर्म का प्रयोग हो, तो निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप क्या है? तो हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप है 8 कवि, ठीक है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल में अलंकार है, उत्प्रेक्षा, यमक, पुनरुक्ति, प्रकाश या विश्लेष। तो सबसे अलग जो दिख रहा है यहाँ पर वही इसका आंसर है, यानी पुनरुक्ति प्रकाश। हम लोग भारतीय दूरदर्शन का पहला धारावाहिक नहीं, पहला ही धारावाहिक होगा कि पटकथा का लेखन किया था। किसने किया था? तो ये किया था मनोहर श्याम जोशी ने। पता होना चाहिए आपको 1984 में, ठीक है ना। और भी बहुत सी रचनाएं करी, अप्पू राजा, पापा कहते हैं जैसे फिल्मों में इन्होंने कहानी लिखी। अवनी शब्द का विलोम है, तो अवनी का मतलब क्या होता है पहले आपको पता होना चाहिए। हो सकता है आपका नाम हो, आपकी किसी फ्रेंड का, आपकी किसी कजन का नाम हो अवनी, ठीक है। तो अवनी शब्द का मतलब होता है धरती। क्या होता है? धरती। अब धरती का विलोम क्या होगा यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो ये होगा ऑप्शन ए अंबर। संख्याश्वर्य शब्द में कौन सी संधि है? तो कौन सी संधि है संख्याश्वर्य में? तो संख्याश्वर्य में है आपकी ऑप्शन सी व्यंजन संधि, ठीक है। संख्याश्वर्य का संधि विच्छेद होता है संखी धन ऐश्वर्य, संखी धन ऐश्वर्य बनता है संख्याश्वर्य, ठीक है। द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहां संपन्न हुआ था? ठीक है, कब और कहां हुआ था? तो द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 1976। तो सबसे पहले तो आपको ईयर याद होगा तो आधा हो जाएगा। मॉरिशियस पोर्ट लुइस 28-30 अगस्त 1976, मॉरिशियस पोर्ट लुइस, यानी पोर्ट लुइस मॉरिशियस में हुआ था, और चौथा भी यहीं पर हुआ था, ठीक है। विश्व हिंदी सम्मेलन आपको याद होने चाहिए, बहुत ही आसान है, दो दो करके आप इन्हें याद कर सकते हैं, 75, 76, 83, 93 ऐसे करके याद कर सकते हैं। बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पद अनुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्य सूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण कहलाता है, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका प्रेस विज्ञप्ति तो नहीं होगा, न परिपत्र होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए कार्यवृत्त, ठीक है। करदम का पर्यायवाची शब्द है कोट, कीच, कंगाल या फिर कंदर्प। तो अगर आपको कंदर्प पता है तो आप बता दें। तो करदम मतलब होता है कीचड़, और कीचड़ को ही यहाँ पे लिखा गया छोटे में कीच, ठीक है। ऑप्शन बी सही उत्तर। रूई बुग्याल स्थित है कहाँ आपके? ऑप्शन बी पिथौरागढ़ में। अतीत स्मृति किसकी रचना है? तो अतीत स्मृति किसकी रचना है? तो ये है आपकी ऑप्शन सी शिव प्रसाद डबराल की, ठीक है ना। शिव प्रसाद डबराल की और रचना की बात करें तो उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड का इतिहास, ठीक है। हरि कृष्ण दत्तू की बात करेंगे तो गढ़वाल का इतिहास, गढ़वाल का इतिहास, इतिहास, ठीक है। बद्रीनाथ पांडे कुमाऊं का इतिहास, कुमाऊं का इतिहास, और मौला राम की तरफ वो मुकुंदी लाल सभी जानते हैं गढ़वाल पेंटिंग्स, ठीक है। देश का पहला आध्यात्मिक इको जोन कहाँ बनेगा? तो कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा, वह हो सकता है आप केदारनाथ आंसर लगाने हो, तो नहीं, ये बनेगा ऑप्शन डी जागेश्वर में। सिख सरदार बघेल सिंह ने किस परमार शासक के समय आक्रमण किया था? तो किसके समय किया था? तो ये किया था ऑप्शन ए ललित शाह के समय, ठीक है। पाली पछाऊ क्षेत्र स्थित है
रामनगर, द्वाराहाट, जागेश्वर या इनमें से कोई नहीं। तो द्वाराहाट में पड़ता है आपका पाली पछाऊ क्षेत्र। लघु उद्योग सेवा संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका ऑप्शन सी, हल्द्वानी में। नाबालिका किस नदी का पूरा नाम है? तो देखिए नाबालिका नाम से ही आप आंसर लगा सकते हैं, ऑप्शन डी नयार। ठीक है। ट्रेल पास किन दो देश राज्य जिलों के बीच में है? बागेश्वर पिथौरागढ़, चमोली और चीन, नेपाल और पिथौरागढ़ या उत्तरकाशी और हिमाचल। ठीक है। तो किसके बीच है? तो बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच है ट्रेल पास दर्रा। आप ऑप्शन वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि ट्रेल पास की खोज कब की गई थी। ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कब पूरा हुआ? तो ऊपरी गंगा नहर का निर्माण हुआ था 1854 में पूरा, और 1842 में क्या हुआ था? शुरू हुआ था। ठीक है। तो देखिए किस 8 और 4 कितने हुए? 12 साल में ही इतनी बड़ी नहर का निर्माण कर दिया था अंग्रेजों ने। खर्चकुंड पर्वत की ऊंचाई है? तो खर्चकुंड पर्वत की ऊंचाई आपकी 6612 मीटर। ठीक है। राज्य के प्रथम पद्म विभूषण प्राप्त करता है तो कौन है? तो ये है आपके ऑप्शन बी, घनानंद पांडे। क्या थे ये? तो ये एक वैज्ञानिक है। क्या है? वैज्ञानिक। टिहरी मंसूरी श्रीनगर का निर्माण टिहरी मंसूरी राजमार्ग होगा जो, का निर्माण किसने करवाया था? रोडों के लिए वैसे जाना जाता है किसे? नरेंद्र शाह को। ठीक है। शेरशाह सूरी कहा जाता है, लेकिन टिहरी मंसूरी और श्रीनगर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था ऑप्शन ए आपके प्रताप शाह ने। ठीक है ना। अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करी प्रताप शाह ने, खैराती शफाखाना खुलवाया और भी बहुत से काम किए। रावण शिला स्थित है? ठीक है। तो रावण शिला वहीं स्थित है जहां चंद्रशिला स्थित है, यानी आपका ऑप्शन बी तुंगनाथ। ठीक है। तृतीय केदार। हाटकेश्वर मेला किस जनपद में लगता है? तो हाटकेश्वर मेला लगता है आपका पिथौरागढ़ में। ठीक है। केदारनाथ मंदिर की शैली है? ठीक है। तो केदारनाथ मंदिर की शैली कौन सी है? तो ये शैली इसकी कत्यूरी, बहुत बार इसे पांडव शैली भी कहा जाता है। ठीक है। कत्यूरी या पांडव शैली। कोटेश्वर बांध परियोजना कितने वाट की है? तो देखिए जो टीरी बांध परियोजना है वो टोटल है कितनी? 2400 मेगावाट की, जिसमें से 400 मेगावाट की है कोटेश्वर बांध परियोजना। कंडासू किसका प्राचीन नाम है? तो कंडासू प्राचीन नाम है आपका ऑप्शन बी नंद प्रयाग का। ठीक है। काशीपुर का पुराना नाम है गोविशाण। ठीक है। गो विशाण। कोटद्वार का पुराना नाम है कोटद्वार का पुराना नाम अभी याद नहीं आ रहा है, तो फिर कभी के देखेंगे। ठीक है। भंगलवाड़ नहर किस जनपद में है? तो भंगलवाड़ नहर स्थित है आपकी ऑप्शन सी पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है। लस्तर किसकी सहायक नदी है? तो लस्तर सहायक नदी आपकी ऑप्शन डी मंदाकिनी की। ठीक है। किसकी है? मंदाकिनी। उत्तराखंड का हृदय स्थल कहा जाता है? शिवालिक का दक्षिणी भाग, शिवालिक का उत्तरी, पूर्वी या फिर पश्चिमी भाग? तो शिवालिक का दक्षिणी भाग, जहां पर टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं, जो बहुत ज्यादा पर्यटक है, वहां पर उसे कहा जाता है उत्तराखंड का हृदय स्थल। धर्मपाथा किसने चलाया था? तो धर्मपाथा चलाया था आपका ऑप्शन बी अजय पाल द्वारा। ठीक है। मुजफ्फरनगर कांड दोषी अफसरों के खिलाफ। ठीक है। 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर कांड हुआ, जिसे रामपुर तिरहा कांड भी कहा जाता है। करने के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? तो ये गठित हुई थी आपकी ऑप्शन सी नेगी समिति। ठीक है। कुमाऊनी इतिहास का रॉबर्ट ब्रूश किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन डी पुरुषोत्तम पंत या फिर पुरखू पंत भी से कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध गांव खारा खेत किस जनपद में है? तो नमक सत्याग्रह के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जगह थी देहरादून, और देहरादून में ये खारा खेत। राज्य में 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग का लिंगानुपात है? तो लिंगानुपात कितना है? तो यह है 890। जगत सिंह चौधरी को वृक्ष मित्र पुरस्कार कब मिला? तो ये मिला उनको 2000 में। ठीक है। पहला वृक्ष मित्र पुरस्कार किसे मिला था? गौरा देवी को 1986 में। पांडुकेश्वर से ललितेश्वर के कितने ललितेश्वर के कितने ताम्रलेख मिले हैं? तो कितने मिले हैं? तो ये मिले हैं 2। ठीक है। 2 लेख मिले हैं। टोटल कितने हैं? 4 मिले हैं, जिसमें से 2 किसके हैं? ललितेश्वर के।
स्वामी राम तीर्थ किस वर्ष गढ़वाल आए थे? तो 1902 में आए थे स्वामी राम तीर्थ, ठीक है ना। अजब राय ने दाता ज्ञाता सूरमा की उपाधि किसे दी थी? तो किसे दी थी? तो ये दी थी आपकी सुदर्शन शाह को, ठीक है ना। जैसे मूरक्राफ्ट था, मूरक्राफ्ट ने कहा था कलाविदों का शिरोमणि। उत्तराखंड आजकल समाचार पत्र प्रकाशन कहाँ से होता है? ठीक है, उत्तराखंड आजकल, तो ये प्रकाशित होता है आपका ऑप्शन सी टिहरी से। उपट मैदान स्थित है, तो उपट मैदान स्थित है आपका ऑप्शन डी पौड़ी में। श्रीदेव सुमन ने किस नाम से कविताएं प्रकाशित की थी? तो श्रीदेव सुमन ने प्रकाशित की थी कविताएं सुमन सौरभ के नाम से। परिमार्जन नेगी को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार दिया गया? परिमार्जन नेगी, ठीक है, काफी प्रसिद्ध व्यक्ति है परिमार्जन नेगी, और शतरंज के बहुत बड़े खिलाड़ी है। कम उम्र में ही ग्रैंड मास्टर बन गए थे, और 2010 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया। स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके ऑप्शन सी कोटद्वार को। निम्न में से कौन सा मंदिर विषगंगा मधुगंगा संगम पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका ऑप्शन डी ताड़केश्वर, ठीक है। नीलकंठ की अगर हम बात, पहला क्वेश्चन है, यानी कि ये जीएस सेक्शन से अगर हम बात करें, हमने उत्तराखंड और हिंदी को देख लिया है, अब हम जीएस सेक्शन की अगर बात करें तो उसका पहला क्वेश्चन है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा किस महाजनपद की? 16 महाजनपदों की बात होती है, और 16 महाजनपद जो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में बताए गए हैं। अंगुत्तर जो निकाय है दोस्तों, उसमें 16 महाजनपदों के विषय में जानकारी मिलती है। तो चंपा जो है वो अंग प्रदेश की राजधानी थी। अगर मगध की हम बात करें तो राजब्रज, राजगृह, है ना। इसकी वज्जी की अगर हम बात करें तो वैशाली की हमें वैशाली याद करना चाहिए। कौशल की अगर हम बात करें तो श्रावस्ती हम याद कर लेंगे साथियों, याद रहेगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया, वह था। ये दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है। दिल्ली सल्तनत में एक ऐसा सुल्तान था जो दान दक्षिणा देता था, या दीवान ए खैरात स्थापित उसने किया था। उस सुल्तान का नाम आपको बताना है। हम सल्तनत काल यानी मिडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन लाए हैं। ध्यान से क्वेश्चन करना। इसका देखिए आंसर है, इसको ए बी सी और डी कर लीजिए, और ये हो जाएगा फिरोज तुगलक मेरे भाई। फिरोज तुगलक ने दीवान ए खैरात की स्थापना की थी। देखिए प्रीवियस ईयर बेस्ड पढ़िए, जीएस क्वेश्चन जो है, जीएस आपका अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा अगर आप प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, चाहे वो यूके पीएससी का प्रिपरेशन, आरओ पटवारी फॉरेस्ट गार्ड का हो। इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत ही उम्दा लगेंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो पाएगी। इल्तुतमिश की अगर बात करें तो इन्होंने तुर्कान ए चहलगिनी, इन्होंने तुर्कान ए चहलगनी ये इसकी स्टैब्लिशमेंट की थी। यानी कि आप इसे कह सकते हैं 40 दल, या 40 सरदारों, या 40 लोगों का दल। ठीक है, उम्मीद है समझ आया होगा। आगे चलिए और ध्यान से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। आपका उत्तराखंड का जो पेपर आएगा वो इसी फॉर्मेट में रहेगा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? क्वेश्चन ये है। तो अगर मैं बात करूं राष्ट्रपिता किसने कहा था, महात्मा गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि उन्हें राष्ट्रपिता और उन्हें महात्मा, तो मैं महात्मा बता दूं, महात्मा कहा था उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, राष्ट्रपिता उन्हें कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। 1942 में एक रेडियो में जब वो संबोधित कर रहे थे कहाँ? जर्मनी में। अब मैं यहाँ महात्मा इनकी बात करूं तो ये इनको कहा गया था दोस्तों चंपारण आंदोलन में। कहा गया था? चंपारण आंदोलन में इनको महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। आइए अगला सवाल बहुत ही प्यारा। गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से किस बात को लेकर? गांधी इरविन समझौता हुआ, 4 बातें इसमें लिखी गई हैं, ध्यान से समझिएगा। ये बात है 1931 की साथियों। कब की बात है? 1931 की। 1931 जब सविनय अवज्ञा आंदोलन, जब सविनय
अवज्ञा आंदोलन हो रहा था, उसी समय पर गोलमेज सम्मेलन भी होने थे और गांधी जी ने पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन होना था, इसको लेकर के गांधी इरविन के बीच एक समझौता हुआ 5 मार्च 1931। मैंने 1931 लिखा है, आप लिख लीजिए 5 मार्च। ठीक है, अब इसमें जो 4 बातें हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के लिए, गांधी जी द्वारा किया गया आमरण अनशन तोड़ने के लिए, नमक पर कर समाप्त करने के लिए। तो देखिए, जो इसमें पहली जो कंडीशन थी वो थी गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए, ये इसकी कंडीशन है। आप कहेंगे क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के लिए नहीं था? जी नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के लिए नहीं, बल्कि गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने के लिए गांधी इरविन के बीच समझौता हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? क्रिप्स मिशन आजादी के दौर का समय 1942 में भारतीयों को दूसरे विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए क्रिप्स मिशन साथियों लाया गया था 1942 में। बहुत ही प्यारा प्रश्न है ये। एक सदस्यीय ये आयोग था, इसको ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने भेजा था? तो आंसर कहेंगे विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल वही व्यक्ति हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को कहा था अर्धनग्न फकीर, अर्धनग्न फकीर मेरे भाई। ठीक है, अर्धनग्न फकीर इन्हें कहा गया था, अर्धनग्न फकीर इन्हें कहा गया था। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। आगे चलो, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यूके में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, इसका मतलब 1947 की ये बात हो रही है। कहा गया वहां पर किसकी सरकार थी? ACBD ऑप्शन है, आपको ध्यान देना है। हम इसे लेबर पार्टी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लेबर पार्टी इसका आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो हो सकता है कि उसमें जो ऑप्शन हो वो वहां पर बिल्कुल सही ABCD हो और यहां पर थोड़ा किसी वजह से गड़बड़ हो गया हो, तो इसको आप इस तरह से ना पढ़ करके फॉर्मेट में ही पढ़े, ABCD ही पढ़ेंगे, याद रहेगा। उम्मीद करता हूं यहां तक क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। आगे देखिए, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? कितना प्यारा क्वेश्चन है, और ऑप्शन देखेंगे तो सारे के सारे अधिनियम है। जवाहरलाल नेहरू 1929 में, आपको मालूम, लाहौर अधिवेशन साथियों, लाहौर अधिनिवेशन, और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की जो मांग थी, ये जो लाइन यहां पर कही गई है साथियों, ये कही गई है 1935 के एक्ट के बारे में। 1935 का एक्ट भारत के लिए बहुत अच्छा एक्ट, लेकिन अगर देखा जाए तो जो पूर्ण स्वराज की मांग थी उसको तो नकार दिया गया था, तो इस एक्ट के बारे में ये वाली बात कही गई है। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष, 4 ऑप्शन आपके पास। अगर हम INC, इनकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो 28 दिसंबर 1885। ठीक है दोस्तों, बदरुद्दीन तैयब जी जो थे ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष। ठीक है, और अबुल कलाम आजाद की अगर हम बात करें तो सबसे युवा अध्यक्ष क्या थे? सबसे युवा अध्यक्ष थे। उम्मीद करता हूं समझ आएगा। आगे आइए, पावर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये एक बुक है, नामक पुस्तक किसने लिखी है? पावर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगर आप एक सिद्धांत, या यूं कहूं कि धन निष्कासन सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत? धन निष्कासन सिद्धांत अगर आप जानते हैं तो आपको ये नाम आसान लगेगा। दादा भाई नौरोजी द्वारा 1901 में लगभग ये प्रकाशित हुई थी। ओरिजिनल डेट इसकी यही है कि ये इस ईयर में पब्लिश्ड हुई थी। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में अंग्रेजों का जो कुप्रशासन था उसको समझाने के लिए बुक दादा भाई नौरोजी ने लिखी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद है समझ आई होगी। अगर गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो इन्हें गांधी जी के गुरु के रूप में माना जाता है। गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु है ना, गुरु है, पॉलिटिकल कर लीजिए इसको, पॉलिटिकल गुरु के रूप में जाना जाता है। उम्मीद है यहां तक समझ आएगा। अमृत कुमार सेन तो एक अर्थशास्त्री हैं दोस्तों, एक अर्थशास्त्री हैं, पहले भारतीय अर्थशास्त्री हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। आगे चलिए, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया? भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का मतलब है ऑटोनॉमस बॉडीज, मतलब जिनको आज आप नगर निकाय के नाम से, या आप इन्हें
पंचायत के नाम से जानते हैं? तो देखिए, ये अंग्रेजों के जमाने का टाइम पीरियड था। लॉर्ड रिपन भाई साहब ने 1882 1883 के ड्यूरेशन में स्वायत्त शासन के बारे में बात की थी। अगर मैं लॉर्ड लिटन की बात कर लूं तो आपको याद हो वर्नाकुलर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। लॉर्ड मेयो की अगर हम बात कर लें तो 1871 में, माफ कीजिएगा 72 में जनगणना का काम इन्होंने किया था। कैनिंग के बारे में बता दूं तो कैनिंग की क्रांति 1857 की, और ये पहले वायसराय भी रहे। पहले कौन रहे? पहले वायसराय भी रहे। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आई होगी। ठीक है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? भारतीय संसद की अगर हम बात करें तो हम जब संसद कह रहे हैं तो एक तरफ लोकसभा है, एक तरफ राज्यसभा है। संयुक्त बैठक की बात है, दोनों को साथ में बुला लो, आर्टिकल लगा लो 108, इसी में ये बात कही गई है। तो ये जो मीटिंग होती है, क्या ये संविधान संशोधन विधेयक के मामले में होती है? नहीं। धन विधेयक के मामले में नहीं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन नहीं। केवल और केवल साधारण विधेयक के मामले में ही संयुक्त बैठक हो सकती है। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज दे सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, यानी कि हम बात कर रहे हैं कैग की। सीएजी आर्टिकल 148 में पूछा जाता है। ध्यान देना, कैग की अगर बात हो रही है दोस्तों तो देखो 4 ऑप्शन हम इसमें पूछा कि कैग की नियुक्ति अपॉइंटमेंट कौन करता है, यही सवाल है। 4 ऑप्शन में से सीधा आंसर है राष्ट्रपति द्वारा। देश की लगभग सभी बड़ी नियुक्तियों को राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आगे चलिए, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? तो जब हम पढ़ रहे हैं पार्लियामेंट, या हम कह रहे हैं कि संसद, और संसद में एक लोकसभा एक राज्यसभा होती है, तो जो राज्यसभा होती है वो भंग नहीं होती, कभी भी डिसॉल्व नहीं होती। उपरोक्त में से किसी के द्वारा भी डिसॉल्व नहीं होती। आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक मजा आया होगा और सेशन अब तक समझ भी आ रहा होगा। समझ आ रहा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको मेरा पढ़ाया हुआ कितना समझ आता है, और आप जब क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि आपको वो अच्छे लगते हैं। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? शून्यकाल को अगर कहा जाए तो इसे कहा जाएगा 0R। 0R की बात करें तो ये भारत ने ही खोज निकाला है। 0 शून्य है ना, तो ये वहां से मत लीजिएगा, ये संसदीय व्यवस्था से संबंधित है। ये क्वेश्चन आर के बाद पार्लियामेंट में एक चीज होती है, जो शुरुआती आर होता है उसे बोलते हैं क्वेश्चन आर, मतलब जब शुरुआत होती है तो वो क्वेश्चन होता है। उसके ठीक बाद 12 बजे के बाद का टाइम होता है 0R। 12 बजे के बाद का टाइम होता है 0R। 1961 और 62 के ड्यूरेशन में ये व्यवस्था शुरू हुई थी, तो भारत ने इसको दिया है। और ये कहीं भी नियमावली में तो नहीं है, लेकिन ये सामान्य मीडिया ने इसको ये नाम शून्यकाल दे दिया गया है, जहां पर अविलंबीय प्रश्न या यूं कहें बहुत ही सार्वजनिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को संसद में उठाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? सीधा सीधा क्वेश्चन अभी हमने ले लिया है। एनवायरमेंट की क्लास में जल्दी आप लोगों की लूंगा। जैसे ही मैं ये एनवायरमेंट की क्लास लूंगा साथियों, वन संरक्षण अधिनियम के साथ साथ वे सभी अधिनियम जो वनों से जुड़े हुए हैं उनको हम क्लियर करेंगे। फिलहाल आप 1980 याद कर लीजिए। आगे चलते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति आयु है। देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भारत में एकीकृत जो न्याय व्यवस्था है वो कुछ इस तरीके से है, और इनके नीचे आते हैं सारे अधीनस्थ न्यायालय। दोस्तों, कौन से न्यायालय आते हैं? आप कहेंगे अधीनस्थ न्यायालय आते हैं, बिल्कुल सही। तो यहां पर जो हाई कोर्ट है, इनके रिटायरमेंट की जो एज है दोस्तों, इनके रिटायरमेंट की जो एज है वो है 62 ईयर्स। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर की जो एज है वो है 65, ये है 62। इस तरीके से आपको ध्यान देना है। आगे चलते हैं, हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन है? लोकपाल की बात है, केंद्र में जो व्यक्ति एक हिसाब से भ्रष्टाचार पे नजर रखने के लिए जो होता है वो होता है लोकपाल। 2013 के एक्ट, माफ कीजिएगा 2013 के एक्ट से पास किया गया, और पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष है ना, न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को हमने बनाया अपना प्रथम लोकपाल, जो कि 70 वर्ष की आयु तक इस पोस्ट पे रह सकते हैं। प्रथम लोकपाल है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? तो देखिए,
कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि संविधान में संशोधन यानी कि परिवर्तन किया जा सकता है? तो ये है आर्टिकल 368। कौन सा है? आर्टिकल 368 है। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। भारत में पंचायती राज किसका प्रतिनिधित्व करता है? चार ऑप्शन आपके पास हैं। क्या पंचायती राज में शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, क्या लोगों की हिस्सेदारी पंचायती राज में होती है, या सामुदायिक विकास होता है, या ये सभी? तो मैं प्यार से कहूंगा कि ये सभी चारों चीजें कहां होती है? पंचायती राज में होती है। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी अगर हम बात करें, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहां पर है? तो देखिए ये चंद्रमा पर एक तूफान है, आपको ध्यान देना है, चंद्रमा पर सी ऑफ ट्रांक्विलिटी है, ठीक है, ये ध्यान देना है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? शीतोष्ण मतलब ठंडी जगहों पे होने वाले जो घास होते हैं, शीत और उष्ण उस तरह के, है ना। अगर हम बात करें तो जो शीतोष्ण नहीं है, उष्ण कौन सा है? तो जो सवाना घास है ये है उष्ण, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में ये होता है, दक्षिण अफ्रीका में ये होता है दोस्तों, ठीक है। वेल्ड वेल्ड शीतोष्ण है, शीतोष्ण है, और ये भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट, या यूं कह दो कि दक्षिण अफ्रीका में। पंपास की बात करें तो साथियों अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में ये होता है। डाउन्स की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में ये होता है। उम्मीद है यहां तक आपको बात समझ आई होगी। आगे चलते हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। नदियों से संबंधित प्रश्न है। अगर हम बात करें जब गंगा बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो उसको पद्मा नाम से जाना जाता है। यहीं आकर के जब एक धारा जिसको आप ब्रह्मपुत्र, जिसको आप ब्रह्मपुत्र कहते हैं, अगर वो गंगा से आकर मिल जाती है और ये दोनों आगे बहने लगती है तो दोनों को मिल करके कहते हैं मेघना, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। चलिए, पद्मा, ठीक है। जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, प्लासी अगर आप पढ़ लें तो प्लासी जो है वो भागीरथी नदी के किनारे है। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है ये पूछा गया है। इसका मतलब क्या है? एक शहर है, दूसरी नदी है, एक शहर है, दूसरी नदी है, आपको बताना है कौन सा किस नदी के किनारे नहीं है, कौन सा सही से मेल नहीं है। तो जो नासिक है वो है गोदावरी नदी के किनारे, महाराष्ट्र में साथियों। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। कोटा जो है वो चंबल नदी के किनारे है, बिल्कुल सही। हैदराबाद कृष्णा और अहमदाबाद साबरमती, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये सही नहीं है, क्योंकि हैदराबाद जो है वो कृष्णा की सहायक नदी मूसी नदी के किनारे है। आगे चलते हैं। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक किस अंतरराष्ट्रीय संस्था से संबंधित है? क्या आसियान से संबंधित है, वर्ल्ड बैंक से, इसरो से, या ब्रिक्स से? तो देखिए जो एनडीबी है इसको 2015 में स्टैब्लिश किया गया था, और इसको स्टैब्लिश किया था ब्रिक्स ने। BRICS ये 2006 में बना, और इसमें साउथ जो एस वर्ड है वो जुड़ा 2009 में, और 10 में ये शामिल हुआ। 2010 में साउथ अफ्रीका पहली बार इसके सेमिनार में शामिल हुआ दोस्तों। तो 2006 इस तरह से आप याद रखेंगे, ठीक है। आसियान के अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करूं तो ये है जकार्ता में। कहां है? जकार्ता में है। वर्ल्ड बैंक की अगर बात करूं तो ये है वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है। इसरो की अगर मैं बात करूं तो ये भारत का है, और ये है बेंगलुरु में, ठीक है दोस्तों। और ब्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान देना है कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और आपको साउथ अफ्रीका, ये जो 6 कंट्री हैं, 5 कीजिएगा, 5 जो कंट्री हैं ये 2006 में स्टैब्लिश हुआ। साउथ अफ्रीका इसमें सबसे बाद में ऐड हुआ। आपको ये चीजें याद रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूं, है ना। चलिए, वर्ल्ड वाइड बैंक, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर किस वर्ष स्थापित किया गया है? ना, WWF की बात कर रहे हैं। अगर इसकी हम बात करें तो 1961 में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर स्टैब्लिश किया गया, और ये स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है, और ये स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है दोस्तों। आगे चलते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हाल के दिनों में अगर देखा जाए तो इस रिपोर्ट को बंद कर दिया गया है। अब अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक द्वारा ये जारी की जाती थी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आगे आते हैं। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी भारत के किस शहर में है? आपने स्टैचू ऑफ यूनिटी सुना होगा, किसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल का, है ना। लेकिन हम बात कर रहे हैं इक्वलिटी की, ठीक है, हम बात कर रहे हैं इक्वलिटी की। तो इक्वलिटी कहां पर है? तो आपने नाम सुना होगा श्री रामानुजाचार्य, श्री रामानुजाचार्य, ठीक है मेरे भाई।
ये नाम आपने सुना होगा। ये हैदराबाद में है, 216 फीट का। ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये तेलंगाना के हैदराबाद में है। कहां पर है? तेलंगाना के हैदराबाद में। आगे चलते हैं। कोंकण शक्ति युद्ध अभ्यास, कोंकण शक्ति युद्ध अभ्यास 2021 भारत और किस देश के बीच में साथ किया गया? किस देश के साथ किया गया? तो देखिए, कोंकण शक्ति की अगर बात है तो आंसर है ब्रिटेन के साथ हमने ये किया था। किसके साथ हमने किया था? ब्रिटेन के साथ हमने ये किया था। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। आइए अब कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अनडेटेड टू डेट। इसमें कुछ लिखा हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग से ये क्वेश्चन हो जाएंगे बहुत इजी। पाठशाला ऋषिकेश के आप रीजनिंग क्लासेस देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि ये कैसे लिखा गया है, तो देखो आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये इसी को उलट करके लिख दिया गया है, तो ये भी इसको उलट करके लिखा जाएगा, नहीं कि कोडिंग कुछ इसी से हुई है। अगर हम ये चार वर्ड देखें, आप ध्यान से देखना, अगर हम ये चार वर्ड देखें तो ATED को पलट दिया गया है। और अगर हम इन वर्ड को देखें, अगर हम इन तीन को देखें और DUND को देखें, UND को देखें, तो ये जो शुरुआत की तीन है ये अंतिम तीन है। तो शुरुआत की तीन को अंतिम तीन कर लेते हैं, पहली चीज ये हो गई। ठीक है, शुरुआत के तीन को अंतिम तीन बना लेते हैं, तो COR हो गए। COR किसी और में है नहीं, यही आंसर हो जाएगा। अगर हम इन चारों को देखें तो RECT, इन चारों को अगर आप देखें तो आराम से आप बना लेंगे कि शुरुआत के चार वर्ड, लास्ट के चार वर्ड पहले वाले में, शुरुआत के चार में रख दिए गए हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। इन चारों को आप देखोगे ये यहां पर है, ये तीन बाद में घुमा करके यहां पर पुट किया गया है। इन तीनों को उठा करके ऐसे के एज इट इज लास्ट में रख दो और ये शुरुआत में कर दो, तो चीजें आसान हो जाएंगी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 है, कह रहा है, फिर से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। A से B में जाना है तो +1 किया गया, E से G में जाना है तो +2 किया गया, H से K में जाना है तो +3 किया गया, और N से R में जाना है तो +4 किया गया। ये मैं कैसे कर रहा हूं तो ध्यान देना। देखो A का मुझे A से लेकर Z तक मुझे नंबरिंग याद है, A से लेकर Z तक मुझे नंबरिंग याद है। A 1 होता है, B 2 होता है, X की बात करें 24 होता है, Y की बात करें 25 होता है, और Z की बात करें तो 26 होता है साथियों। ठीक है, इसी तरह से मुझे याद है, तो ध्यान देना और प्यार से समझना कि हमें यहां भी यही करना होगा। अगर मैं D से एक आगे जाना चाहूं तो D के बाद में E में जाऊंगा, और मैं अगर F से 2 आगे जाऊं तो F के बाद में H में जाऊंगा, G के बाद अगर मैं जाऊं तो मैं I में जाऊंगा, और इस तरह से ये आगे आंसर हो जाएगा। माफ कीजिएगा, इसमें 3 हम बढ़ाएंगे, 3 अगर हम बढ़ाएंगे, G से हमें 3 बढ़ाने होंगे, 7 और 3 10 हो जाएगा, 10 का मतलब है J हो जाएगा, N में 4 हमें बढ़ाना पड़ेगा और ये R हो जाएगा। EHJR अगर होगा तो यही इसका आंसर होगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि नेहा कहती है कि मेरे ससुर महेश के एकमात्र पुत्र अमृता के पिता राज हैं। ठीक है, मेरे जो ससुर हैं, अगर मेरे की बात की जाए, मेरे जो ससुर हैं, ठीक है, मेरे ससुर महेश के एकमात्र पुत्र अमृता के पिता राज हैं, एकमात्र पुत्र के पिता राज हैं, तो बिंदु जो अमृता की बहन है का महेश से क्या संबंध होगा? मेरे ससुर महेश के एकमात्र पुत्र, मेरे ससुर महेश के एकमात्र पुत्र अमृता के, इसमें कुछ एक टर्म मुझे लग रहा है कि शायद कुछ मिस यहां पर हो गया है दोस्तों, यहां पर कुछ मिस हो गया है लैंग्वेज में, इस वजह से ये कुछ सेंटेंस हो सकता है टाइपिंग में कुछ गड़बड़ हो गई, या शायद हो सकता है कि अभी पढ़ने में उतना अच्छा ये नहीं आ रहा है। इस क्वेश्चन को आ करके देख लूंगा मैं, इसका आंसर इनमें से कोई होगा, ये तो श्योर है। तो अगर आपको इसका आंसर पता चलता है तो आप इसमें बता सकते हैं कि इसका आंसर पोती होगा। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, और इसका सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर मैं भेज दूंगा, एक बार क्रॉस चेक करके कि क्या ये सही लिखा हुआ है या पढ़ने में कुछ समस्या मुझे लग रही है कि हो रही है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। श्याम पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला। जो श्याम है वो पूर्व की ओर चला 5 किलोमीटर दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल सही। और फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, और फिर बाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, वहां फिर दाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, दाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। इसके बाद वह पीछे मुड़ा, मतलब वापस। इस समय वह किस दिशा की ओर था, है ना? इस समय वह, अगर वो पीछे मुड़ा तो वो किस दिशा की ओर था? तो वो पश्चिम दिशा की ओर था। भाई पीछे मुड़ गया तो यहां मुड़ गया, तो पश्चिम दिशा की ओर था। यही इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित चित्र में कितने त्रिकोण हैं? तो इस क्वेश्चन को आराम से देखिएगा, थोड़ा सा काउंटिंग करिएगा, मैं आपके लिए काउंट कर दे रहा हूं। देखिए, जब से पहले इसमें क्या होता है, जो आपको सिंगल और सबसे पहले दिख रहे हैं उनको गिन लीजिए, यानी कि एक इसको गिन सकते हैं, बिल्कुल सही। अगर एक ये होगा तो नीचे वाला भी होगा 2, ठीक है, ये भी होगा 3, ये भी होगा 4। ठीक है दोस्तों, अब देखो होता क्या है कि ये तो सिंगल है, यानी कि जो एक वाले हैं वो 4 हैं। अगर आप 2 वाले गिनूं मैं, मतलब 2 ट्राइंगल जिसमें 2 ट्राइंगल एक साथ आ जाएं, ये वाले 1
2 ये हो गया, ठीक। फिर ये भी इस तरीके से होगा 3, और ये हो गया 4, ठीक है। अब कुछ और भी ट्राइंगल है, देखो ये वाला तो हमने नहीं गिना ना, ये भी तो ट्राइंगल बनेगा बाहर वाला, आ रही है बात समझ में, ये वाला भी बनेगा भाई ऐसे ही, 1 2 3 4। तो ये अगर मैं ले लूं तो ये हो जाएंगे 4 8 4 12 हो जाएंगे ये वाले। उम्मीद है यहां तक समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन इसके चले गए हैं, थोड़ा सा क्रॉसिंग चेक, कई बार क्या होता है एग्जाम बनाने में, आजकल ऑफलाइन बैचेस भी हैं तो सारी चीजों के साथ कुछ चीजें गड़बड़ जाती है, लेकिन हम इसे देखते हैं क्या हो सकता है। देखो जैसे ये नंबर दिखे ना आपको, ये नंबर कहते हैं कि भाई स्क्वायर ढूंढ लो, बस काम हो गया। ये 14 का, ये 2 का, ये 4 का, ये 13 का, ये पूछा है, ये 12 का, और ये हो जाएगा 8 का। 2 4 6 और 8, अच्छा 14 13 12, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर यहां पर आएगा, मतलब 36 यहां पर आना चाहिए। ऑप्शन में 36 मैंने नहीं दिया है, लेकिन आप देख लीजिएगा पेपर सेट में जरूर ये सही हुआ होगा, यहां पर ये मिस हो गया होगा, ठीक है। चलिए श्रृंखला को पूरा करें। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो एक ब्रह्मास्त्र आप नोट कर लीजिए दोस्तों, इसको डिफरेंस से सॉल्व करें, इसको डिफरेंस निकाल करके सॉल्व करें, आपको जरूर आंसर मिलेगा। जैसे बात करूं अगर मैं इसकी, तो ये देख लीजिए, इसमें 10 में से 6 गए 4, 8 में से 5 गए 3, 8 में से 5 गए 3, ठीक है ना। यहां अगर हम देख लें 13 में से 9 गए 4, 42, ठीक है। 4 में से 2 गए 2, 8 में से 3 गए 5 हो गया दोस्तों। यहां से अगर हम बात कर लें तो ये 4 हो जाएगा, और इसको अगर हम बात कर लें तो ये हो जाएगा 6, ठीक है भाई साहब। अब देखो इसको फिर से डिफरेंस कर लो, फिर से डिफरेंस करो तो देखो तो जरा, तो अगर देखो तो इसको घटा लो, 12 में से 4 गए 8, मतलब 8 ऐड हो गया इसमें से, ठीक है। इसमें अगर बात करें 10 ऐड हो गया, तो इसमें 12 ही हो रहा है, ठीक है। तो इसमें 14 ऐड होगा, मतलब इसमें 14 ऐड करो और फिर उसको जोड़ दो 78, इसमें 78 जोड़ दो, 8 और 8 16 की 6, 6 एक ही ऑप्शन में है, 8 और 8 6, 1 4 7 4 11 12 की 2, 7 4 11 78, 4 4 8 6 और 1 7, 8 और 8 16 की 6 हासिल लगा 1 4 5, 7 और 4 11 और 12 की 2 हासिल लगा 1, 326, 326, 326, 316। देखिए इस क्वेश्चन को दोबारा से एक बार कोशिश करिएगा करने की, 326 ही इसका आंसर होना चाहिए। हम देख लेते हैं कि क्या गड़बड़ी इसमें हो गई है। 10 में से 6 गए 4, 8 में से 5 गए 3, 2 में से 2 आ गया, 13 में से 9 गए 4, 4 में से 2 गए 2, 8 में से 3 गए 5, 8 में से 4 गए 4, 14 में से 8 गए 6, 14 में से 8 गए 6, ठीक। अब इसको अगर देखा जाए तो 8 4 12 की 2, ठीक। 10 जोड़ेंगे 52 आ जाएगा, 12 जोड़ेंगे 64 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 10 12 14, 4 और 4 8, 6 और 1 7 78, इसमें जोड़ेंगे 78, ठीक। 8 8 16 की 6 हासिल लगा 1, 7 4 11 12 की 2 हासिल लगा 1, 326 इसका आंसर होगा। हो सकता है गड़बड़ हो गया, इसे सही कर लीजिए, 326 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट निर्गमन विभाग को न्यूनतम कितने मूल्य का स्वर्ण अपने स्टॉक में हमेशा रखना चाहिए। देखिए जो भी नोट निर्गमन विभाग है उसके पास कितने मूल्य का जो सोना, जो गोल्ड है, वो हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा है। आरबीआई खबरों में रहता है दोस्तों, आपको ये ध्यान देना है। अगर मैं इसकी बात करूं तो 115 करोड़ रुपए का सोना जो है वो आरबीआई को अपने पास रिजर्व रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, डायमंड परिसर जो है वो किस खेल से संबंधित है, ये क्वेश्चन है। डायमंड खेल मतलब डायमंड जो है वो किस खेल के ग्राउंड को या किस खेल के फील्ड को कहा जाता है। 4 ऑप्शन में आपका आंसर हो जाएगा बेसबॉल। तो ये आपको चीजें समझनी है, छोटी छोटी चीजें हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी 2021 पुरस्कार हिंदी के लिए किसे दिया गया है। 2021 2022 में दिए गए, लेकिन 2021 का ये पुरस्कार है, हिंदी के लिए किसे दिया गया ये सवाल है। तो मैं आपको बताता चलूं, नमिता गोखले को इंग्लिश के लिए मिला है, दया प्रकाश सिन्हा को मिला है हिंदी के लिए, ये हो जाएगा सही आंसर, और ये मिला है सम्राट अशोक के लिए। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगेगा। आगे आइए करंट अफेयर से सवाल, दिल्ली के वर्तमान को सही कर लेंगे, उपराज्यपाल हैं, यानी कि अभी देखिए अनिल बैजल साहब ने वहां से क्या दे दिया है,
इस्तीफा दे दिया है दोस्तों, इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। तो वहां पर नए व्यक्ति को बनाया गया है, उनका नाम है विनय कुमार सक्सेना। क्या नाम है उनका दोस्तों? उनका नाम है दोस्तों विनय कुमार सक्सेना। उम्मीद करता हूं आपको ये जो समय का जो एग्जाम बनाया है हमने बहुत आपको पसंद आ रहा होगा। अगर हम बात करें गुरमीत सिंह की, तो ये तो आपके उत्तराखंड के हैं। बनवारी लाल पुरोहित तो हालिया दिनों में पंजाब खूब न्यूज में रहा है, तो वहां के ये राज्यपाल हैं। आगे आइए, 102 संविधान संशोधन संबंधित हैं। देखिए हमने पढ़ा कि जो संविधान संशोधन है, जो संविधान संशोधन है वो 368 आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है। अगर हम 102, अभी तक वर्तमान समय में 105 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हो गए हैं। अगर हम 102 की बात करते हैं, अगर हम 102 की बात करते हैं दोस्तों, तो 102 जो है वो ओबीसी से रिलेटेड है। जिस तरह से 104 जो है वो भी ओबीसी से रिलेटेड है, उसी तरह से 102 भी ओबीसी से रिलेटेड है, ठीक है। 105 भी, माफ करना, 105 ओबीसी से रिलेटेड है। ऐसे ही 102 संविधान संशोधन ओबीसी की लिस्ट को लेकर, उसके आयोग को लेकर बना किया गया एक संविधान संशोधन है। ये थे बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100 ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो लेक्चर को लाइक जरूर करें और जुड़े रहें पाठशाला ऋषिकेश के साथ। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।